नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष पिछले सेशन को ही फिर से नए तरीके से स्टार्ट करते हुए आज आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। तो पिछले सेशन में जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर आज हम लोग करेंगे। तो पिछले सेशन में कंटिन्यू जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था प्यारे दोस्तों, वह था स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के हम लोग आज थर्ड फेज़ को देखने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज़ को हम लोग देख चुके हैं। अब थर्ड फेज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है। देखिए, तीसरी बात यदि हम बात करें स्थानीय सरकार के बारे में, तो आज हम लोग कुछ टेबल के माध्यम से इसका स्टडी करने का प्रयास करेंगे और कुछ इसके खाका को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जो 2 सेशन चला था, उन 2 सेशन में हम लोग पहले सेशन में तो स्थानीय स्वशासन के स्थापना वर्ग के बारे में हम लोग देखे, स्थापना के बारे में देख लिए, कौन संस्थापक थे, कहाँ प्रारंभ हुआ, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए। लेकिन दूसरा सेशन में हम लोग समितियों पर चर्चा किए थे कि कमिटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट और विभिन्न कमिटियों के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था, जो सुझाव दिया गया था, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए थे प्यारे दोस्तों। लेकिन अब जो हम लोग बात करने वाले हैं उसे थोड़ा सा हट करके और आगे की ओर चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखिए, हमारे यहाँ बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था को तब्दील कर दिया गया था, है ना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था और उस समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा था प्यारे दोस्तों, उसने अपने रिपोर्ट में कहा कि भाई स्थानीय सरकार को लोकतांत्रिक तब अधिक बनाया जा सकता है जब स्थानीय सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में उसे 3 स्तरों पर डिवाइड कर दिया जाए, तभी अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है प्यारे दोस्तों। वहीं पर बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति आया था जो 1977 में था। यह आपका जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यह स्थापित था और जनता पार्टी की सरकार में अशोक मेहता समिति ने यहाँ पर कहा कि यह द्विस्तरीय मॉडल को पेश किए थे आपके सामने, और इन्होंने कहा था कि जो चुनाव होगा वह दलगत आधार पर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चुनाव दलगत आधार पर होनी चाहिए। और इन्होंने भी कहा कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो वे मध्यवर्ती स्तर के शासन को हटाने के लिए स्वतंत्र हैं या रखने के लिए स्वतंत्र हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद आपके आए थे जीबी के राव समिति था, जो 1985 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो जीबी के राव समिति की जो अध्यक्षता में गठित किया गया समिति था, इसने विकेंद्रीकरण की बात की थी, डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया था प्यारे दोस्तों, और SC ST और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात इन्होंने कहा था। क्या कहा था? उचित प्रतिनिधित्व देने की बात इन्होंने कहा था कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को, SC ST को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन सबसे लास्ट में जब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आते हैं 1986 में प्यारे दोस्तों, इस समय भी राजीव गांधी की ही सरकार थी, तो इन्होंने कहा कि भाई संवैधानिक दर्जा देने की बात इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनका किया जाना चाहिए संविधान में। और इनके लिए इन्होंने यह भी कहा कि दलगत व्यवस्था नहीं अपनाने पर जोर दिया। तो दलगत व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया था अशोक मेहता समिति ने, और दलगत व्यवस्था को नहीं अपनाने पर जोर दिया था प्यारे दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। समझ में आ गया? इस बात को याद रखिएगा। तो आइए हम लोग आज के सेशन में एक नए कंटेंट को देख रहे हैं। यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से चीज़ों को देखेंगे। देखिए, स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले तो 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए आप। 2 भागों में आप सबसे पहले डिवाइड करके चीज़ों को समझ सकते हैं। जब 2 भागों में आप डिवाइड करेंगे प्यारे दोस्तों, तो 2 भाग में जब आप डिवाइड करते हैं स्थानीय स्वशासन को, तो एक आपका हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में और एक हो जाता है आपका शहरी क्षेत्रों में। एक क्या हो जाता है बच्चा? एक जो होता है आपका वह होता है गाँव में। कहाँ होता है? एक आपका जो है सो गाँव में होता है, ठीक ना, गाँव में। और एक आपका जो है सो होता है, एक गाँव में हो गया, और एक जो होता है प्यारे दोस्तों आपका वह शहरों में होता है। कहाँ पर होता है? शहरों में होता है, ठीक ना, शहरों में होता है। तो गाँवों में और शहरों में प्यारे बच्चों, ठीक ना, गाँवों में और शहरों में होता है। तो गाँव का जो शासन होता है प्यारे दोस्तों, इसे बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। क्या बोलते हैं? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था इसे कहा जाता है। यही अगर हम लोग बात करें शहरों में, कि शहरी शासन को क्या कहा जाता है, तो शहरी शासन को प्यारे दोस्तों कहा जाता है नगर पालिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं कहा जाता है।
समझ में आ गया, इसे भूलिएगा मत। शहरी शासन को क्या बोलते हैं? नगर पालिकाएं कहा जाता है, नगर पालिका कहा जाता है प्यारे दोस्तों, म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में म्युनिसिपैलिटीज बोला जाता है अर्बन एरिया के। लोकल गवर्नमेंट को टू पार्ट में, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, मतलब विलेजेस एरियाज एंड अर्बन एरियाज। तो जो विलेजेस एरियाज हैं, जो विलेजर्स एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गाँव के हैं, यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम होता है। और अगर अर्बन एरिया में जाएंगे आप, तो अर्बन एरिया में क्या होता है? नगर पालिकाएं होती हैं प्यारे दोस्तों। क्या होती हैं? नगर पालिकाएं होती हैं यहाँ पर, मतलब नगर पालिकाओं को म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है म्युनिसिपैलिटीज होते हैं, समझ गए। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था है प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग भाग की चर्चा करें तो भाग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में चर्चा किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का? तो भाग आप क्या बताएंगे प्यारे दोस्तों? तो भाग 9 में, पार्ट 9 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है। और नगर पालिकाओं का जिक्र प्यारे दोस्तों तो भाग 9 क में किया गया है प्यारे दोस्तों, अर्थात पार्ट 9A में किया गया है ना, पार्ट 9A में चर्चा किया गया है। 9 समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? 9 मैं बोल भी रहा हूं तो आप लिखते भी चलेंगे। पार्ट 9 में पंचायती राज व्यवस्था का और पार्ट 9 क में या ए में नगर पालिकाओं का चर्चा किया गया है प्यारे दोस्तों। अब यही अगर हम बात करें अनुच्छेद के बारे में, तो अनुच्छेद की चर्चा कैसे की गई है, तो अनुच्छेद के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद कैसी चर्चा है इसका। अनुच्छेद बात करोगे प्यारे दोस्तों अगर आप, कि अनुच्छेद में कहां से कहां तक चर्चा किया गया, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 अणव तक, अनुच्छेद 243 अणव तक प्यारे दोस्तों चर्चा किया गया है। कहां तक? आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 अणव तक में, टवर्ग का अंतिम मतलब आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 अणव तक में इसकी चर्चा की गई है। अगर इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत लिखेंगे कि या आर्टिकल 243 ओ प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? इंग्लिश में ओ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या बोलेंगे हम? तो अनुच्छेद या अनुच्छेद 243, ये इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, यही चीजें सेम चीजें हैं, इसको इंग्लिश में भी मैं लिख दिया हूँ कि या आर्टिकल 243 या से लेकर के आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक में चर्चा किया गया है। तो ण या ओ एक ही चीजें हैं ना, उसमें इंग्लिश और हिंदी में बस केवल अंतर है, बाकी कोई चीजें डिफरेंस नहीं है प्यारे दोस्तों। इतना तक में किसकी चर्चा की गई? पंचायती राज व्यवस्था का। दो मत समझिएगा, एक ही है, एक केवल मैं इंग्लिश वर्ड में ण के जगह पर ओ लिखने के लिए बस को इसे 2 लाइन में डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक, तो आप समझ जाएंगे इसे। अब देखिए अगर हम नगर पालिकाओं की बात करें प्यारे दोस्तों, तो नगर पालिकाओं का चर्चा जो है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 तो से लेकर के अनुच्छेद 243 तो से लेकर के अनुच्छेद 243 य और 6 तक चर्चा किया गया है प्यारे दोस्तों। कहां तक? य और 6 तक चर्चा किया गया है। 243 तो से लेकर के 243 य 6 तक चर्चा किया गया है प्यारे दोस्तों। मतलब यदि इंग्लिश में यदि हम कहें यहाँ पर, तो इंग्लिश में प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 243 टी से लेकर के आर्टिकल 243 टी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक चर्चा किया गया है प्यारे दोस्तों। कहां तक? जेड जी तक चर्चा किया गया है। ये आप इंग्लिश में इसको याद कर लेंगे, आर्टिकल 243 टी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक, या कह सकते हैं कि आर्टिकल 243 तो से लेकर के आर्टिकल 243 य 6 तक नगर पालिकाओं का चर्चा किया गया है, शहरी शासन का चर्चा किया गया है प्यारे दोस्तों। आइए अब हम लोग संवैधानिक दर्जा की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? संवैधानिक दर्जा की बात करते हैं कि इनको संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो संवैधानिक दर्जा की बात करेंगे आप, संवैधानिक दर्जा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनके लिए कब किया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किया गया था वह 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था। 73वां संवैधानिक, शॉर्ट में लिख दूं ना, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया प्यारे दोस्तों। किसके द्वारा? 1992 के द्वारा प्रावधान किया गया। इसी संशोधन के द्वारा 73वें संशोधन के द्वारा ही संविधान में प्यारे दोस्तों क्या जोड़ा गया था? संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्यारे दोस्तों। क्या जोड़ी गई थी?
अनुसूची जोड़ी गई थी ना, शेड्यूल जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है ना। अनुसूची याद कीजिएगा, 11वीं अनुसूची से मतलब 11th शेड्यूल ऐड किया गया था किस अमेंडमेंट के द्वारा, 11th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। यह क्वेश्चन एग्जाम का बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है। तो 11th शेड्यूल आपका जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और इस 29 विषय पर कानून कौन बनाता है? तो पंचायतें कानून बनाती हैं इन 29 विषयों पर। प्यारे साथियों, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आपको पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएं कहीं नहीं मिलेंगी। मैं ताल ठोकर के इस बात को कहता हूं प्यारे दोस्तों। इसलिए अश्विनी जीएस क्लासेस के साथ बनिए, मेरे साथ आप बनिए और जीएस को बहुत ही सरल तरीके से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही सरल तरीके से, लोकल गवर्नमेंट को बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करें और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपका नहीं आ सकता है। मैं गारंटी के साथ एक चैलेंज करता हूँ प्यारे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखें कि संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को दिया गया और इसी संशोधन के द्वारा 73वां संशोधन के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 11th शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और 11th शेड्यूल में टोटल 29 सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसके ऊपर कानून पंचायतें बनाती हैं। कौन बनाता है? पंचायतें बनाती हैं प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं नगर पालिकाओं के बारे में कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला। इन्हें संवैधानिक दर्जा प्यारे दोस्तों 74वां संवैधानिक संशोधन, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप समझ लेंगे, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, कहीं कहीं 1993 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 या 1993 के द्वारा दिया गया। यहाँ पर 1993 इसलिए दिया जाता है कहीं कहीं क्योंकि लागू हुआ था। इसमें कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था प्यारे दोस्तों। तो ये 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा जो है सो संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्यारे दोस्तों। क्या जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई थी। इसके द्वारा 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 12 शेड्यूल ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो यह 12 शेड्यूल है आपका, इसमें कुल 18 विषय हैं प्यारे दोस्तों। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं जिस पर कानून कौन बनाता है? नगर पालिकाएं कानून बनाती हैं। कौन कौन बनाता है कानून? तो नगर पालिकाएं कानून बनाती है प्यारे दोस्तों। इस बात को कभी आप भूलिएगा मत। कौन बनाता है कानून? तो नगर पालिकाएं कानून बनाती हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय देखें। शिक्षक भर्ती में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, टेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये सब्जेक्ट से तो लगातार 2-3 प्रश्न टेट सीटेट में पूछा जा चुका है। तो मैं शिक्षक भर्ती और टेट सीटेट वाले बच्चों को भी कहूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आप समझे, क्योंकि आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ गए। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही कारगर साबित है, क्योंकि सारा कंटेंट मैं यहाँ पर देने का कोशिश किया हूँ। आप देख रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र भाग 9 में किया गया, पार्ट 9 में किया गया, और नगर पालिकाओं का जिक्र पार्ट 9 क में किया गया। आप प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस चीज को भी देखें कि यहाँ पर आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 अ तक में किया गया, या वो भी आप कर सकते हैं, या नगर पालिकाओं का जिक्र आर्टिकल 243 त से लेकर के आर्टिकल 243 य छ तक में किया गया, या इंग्लिश में आप जो है टी से लेकर के जेड-जी तक कर सकते हैं। और संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कब दिया गया? 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। इस अमेंडमेंट के द्वारा 11th शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जिस पर लॉ कौन बनाता है प्यारे दोस्तों? तो पंचायतें कानून बनाती हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसे संवैधानिक मान्यता, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्यारे दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा 11th शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 18 विषय हैं और जिस पर कानून आपके पंचायत नगर पालिकाएं बनाने का कार्य करती हैं प्यारे दोस्तों। अब आप इसे लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। अब मैं इसके इरेज करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इससे, समझ गए। चलिए मैं इरेज कर दूं ना। अब आइए मैं इसे इरेज करके आगे बढ़ता हूँ कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को समझेंगे कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कैसे काम करती है प्यारे दोस्तों।
देखिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो है वो अभी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, जो आपको ऐसा टेबल कहीं नहीं मिला होगा और बहुत इजीली तरीके से समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। देखिए मैं बात करता हूं, जो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि त्रिस्तरीय शासन की बात की जा रही है प्यारे दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो है बहुत विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ, कंटेंट और कॉन्सेप्ट दोनों लेकर चल रहे हैं, कंटेंट भी और कॉन्सेप्ट भी, बिल्कुल कंटेंट भी और कॉन्सेप्ट भी दोनों चीजें लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। कभी भूलिएगा मत, एकदम दिमाग में फार्मूला की तरह, मैथ की फार्मूला की तरह रट लीजिएगा, से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है प्यारे दोस्तों। देखिए तो गाँवों में क्या होता है, यहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। तो मेरे प्यारे दोस्तों गाँवों में क्या होता है कि गाँवों में जो है ग्राम पंचायत होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। दिखाई पड़ रहा है आपको? मैं बोल भी रहा हूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, उसे आप नोट करते चलेंगे। गाँवों में ग्राम पंचायत, समझ गए? गाँवों में ग्राम पंचायत होता है, समझ गए? और यहाँ पर 3 स्तर पर, मतलब चलिए इसको थोड़ा सा मैनेज करके जगह बनाता हूँ अपना, ठीक है ना, 3 टेबल बनाता हूँ। देखिए जो एक गाँवों का जो शासन है इसे 3 भागों में बांटते हैं, गाँवों के शासन को 3 भागों में बांट देते हैं प्यारे दोस्तों। और जो नगर पालिका का क्षेत्र है इसे भी हम लोग 3 भागों में बांट दिया करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में हम लोग इसे भी बांट दिया करते हैं, समझ गए? जगह का थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर गाँवों में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाँवों में प्यारे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो होता है, मैं त्रिस्तरीय शासन को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। त्रिस्तरीय शासन गाँवों में भी 3 स्तर पर और नगर पालिकाओं में भी 3 स्तर पर काम करता है। गाँवों में क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है ना, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब इसके सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है प्यारे दोस्तों। किसके द्वारा? जनता द्वारा होता है। गांवों में ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो ब्लॉक, चाहे वो आपका मुखिया हो प्यारे दोस्तों, चाहे वो मुखिया हो। गाँव में ग्राम पंचायत, इसके सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है प्यारे दोस्तों। दूसरा होता है आपका जो है सो क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर होता है, इसे कहते हैं हम लोग क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। और जिला स्तर पर आपका होता है जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद होता है प्यारे दोस्तों, जिला स्तर पर जिला परिषद। इसे 2 भागों में बांटते हैं, इसे भी 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है यहाँ पर प्यारे दोस्तों अध्यक्ष होता है और एक होता है सदस्य होता है। यहाँ पर भी आपका जो है सो अध्यक्ष होता है और यहाँ पर भी आपका जो है सदस्य होता है। अध्यक्ष का चुनाव प्यारे दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, सदस्य का चुनाव प्यारे दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से। सब जो मेंबर्स हैं, ये जो चेयरमैन है, चेयरमैन का चुनाव प्यारे दोस्तों इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट होता है प्यारे दोस्तों। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव प्यारे दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। सदस्य का चुनाव प्यारे दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट रूप से होता है, पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। तो जो क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति होता है, क्षेत्र पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है इसे आप ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रमुख कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और जो जिला स्तर पर जिला परिषद होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो अध्यक्ष होता है इसे आप जिला प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला प्रमुख कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिला प्रमुख कहते हैं प्यारे दोस्तों, ये आप बखूबी याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? आइए अब हम लोग इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं, जो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट और है हम लोगों का। ये आप पंचायती स्तर के 3 स्तर के शासन के बारे में स्टडी कर लिए। गाँव में ग्राम पंचायत, क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे वार्ड मेंबर हो गए, जैसे आपके वार्ड मेंबर हो गए, जैसे आपके जो है सो बीडीसी हो गए, जैसे आपके जो है सो मुखिया हो गए प्यारे दोस्तों। क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति है, 2 भागों में बांटते हैं, अध्यक्ष और सदस्य। जिला स्तर पर जिला परिषद, यहाँ भी अध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष का चुनाव दोनों जगहों पर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट होगा, जबकि ब्लॉक या जिला स्तर का जो है वहाँ पर जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के
द्वारा होता है प्यारे दोस्तों, किसके द्वारा? जनता के द्वारा होता है। अब जो आप देखने वाले हैं यहाँ पर नगर पालिका में 3 स्तर पर क्या होता है, तो एक होता है आपका जो है नगर पंचायत। क्या होता है प्यारे दोस्तों? नगर पंचायत होता है ना, नगर पंचायत होता है ना, नगर पंचायत। दूसरा होता है नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद होता है प्यारे दोस्तों। और एक होता है नगर निगम होता है प्यारे दोस्तों, नगर निगम। ये 3 आपके पास शहरी स्तर के शासन होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये 3 होते हैं। नगर पंचायत कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? चलिए इसे मिटा दो, इसे आप समझ गए ना। चलिए क्षेत्र स्तर वाला यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर भी देखते हैं नगर पंचायत कहाँ होता है, तो यह ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ की जनसंख्या लगभग जो है सो 1 लाख तक की जनसंख्या पर, 1 लाख तक की जनसंख्या पर क्या होता है प्यारे दोस्तों? 1 लाख की जनसंख्या तक नगर पंचायत होता है, 1 लाख की जनसंख्या तक नगर पंचायत होता है। 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या तक प्यारे दोस्तों, 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या तक क्या होता है? नगर पालिका परिषद होता है। और नगर निगम जो है 5 लाख से 10 लाख की जनसंख्या तक होता है प्यारे दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या तक होता है नगर निगम। 1 लाख तक नगर पंचायत, 1 से 5 लाख तक नगर पालिका परिषद और नगर निगम प्यारे दोस्तों 5 लाख से 10 लाख की जनसंख्या तक होता है। और यदि 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाला कोई शहर है तो वहां पर महानगर निगम होता है। क्या होता है? महानगर निगम वहां पर होता है। समझ गए? एक कॉन्सेप्ट और आप दिमाग में बैठाइएगा कि नगर पंचायत जो होता है प्यारे दोस्तों, नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों में जो गांवों से शहरों में बदल रहे हैं प्यारे दोस्तों, गांवों से शहरों में बदल रहे हैं, वहां पर नगर पंचायत। और नगर पालिका परिषद प्यारे दोस्तों छोटे शहरों में, कहां पर? छोटे शहरों में। और नगर निगम प्यारे दोस्तों बड़े शहरों में होते हैं। कहां होते हैं? बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं प्यारे दोस्तों आपके। बड़े शहरों में नगर निगम, नगर पालिका परिषद छोटे शहरों में, नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों में जो गांवों से शहरों में बदल रहे हैं प्यारे दोस्तों, जो बदल रहे हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं इनके निर्वाचित सदस्यों के बारे में प्यारे दोस्तों। तो ये तो आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से लिख भी लिए होंगे आप, और मैं आशा करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। हम बोल भी रहे हैं तो आपको लिखने में आसान पड़ रहा होगा। आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा कर देते हैं इस कॉलम को हम लोग, ठीक है ना। तो आइए नगर पालिका परिषद जो 3 स्तर पे है, इसी के स्टडी हम लोग अच्छे तरीके से कर लें। एक तो आपका है नगर पंचायत, एक है आपका नगर पालिका परिषद, एक है आपका नगर निगम प्यारे दोस्तों। देखिए निर्वाचित सदस्य मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, निर्वाचित सदस्य प्यारे दोस्तों, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं? सभासद कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं? सभासद बोलते हैं। नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य को क्या बोलते हैं? सभासद कहा जाता है। यहाँ पर भी प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं? सभासद कहते हैं। बहुत फटाफट चीजों को समझते चलिए, सभासद कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। यदि आपको नगर निगम आएगा तो नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों को पार्षद कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य को सभासद, नगर पालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों को सभासद, नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों को पार्षद कहते हैं प्यारे दोस्तों। सभासदों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। सभासदों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। पार्षदों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग पदाधिकारी की बात करते हैं, प्यारे दोस्तों। ऑफिसर्स की बात करते हैं। ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं 3 स्तर पर? तो यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसे भी 2 भागों में बांट दिया जाता है और इसे भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। मतलब नगर पंचायत के 2 भागों में, एक होते हैं यहाँ पर सभापति होते हैं, एक होते हैं उप सभापति होते हैं प्यारे दोस्तों, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। एक होते हैं यहाँ पर सभापति एक यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर एक होते हैं उप
उपसभापति होते हैं। यहाँ पर होते हैं प्यारे दोस्तों मेयर, मेयर होते हैं। यहाँ पर होते हैं डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर यहाँ पर होते हैं, समझ गए। सभापति का चुनाव प्यारे दोस्तों जो होता है इसे चेयरमैन कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन लोग ज़्यादा जानते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। यहाँ के भी सभासदी को बोलते हैं चेयरमैन बोलते हैं प्यारे दोस्तों, समझ गए। उपसभापति को डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन का चुनाव जो होता है प्यारे दोस्तों, चेयरमैन का चुनाव कैसे होता है, चेयरमैन का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, चेयरमैन का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। जबकि उपसभापति का चुनाव प्यारे दोस्तों निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। उपसभापति का चुनाव जो है सभासदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा ना, जनता तो नहीं कर रही है, सभासद कर रहे हैं, तो मतलब सभासदों द्वारा 1 वर्ष के लिए। सभापति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, उपसभापति का चुनाव सभासदों द्वारा 1 वर्ष के लिए, मतलब अप्रत्यक्ष बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे। सभापति का चुनाव सेम चीजें यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, सेम चीजें हैं। सभापति का चुनाव भी जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है प्यारे दोस्तों। उपसभापति का चुनाव जो होता है वह निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर सभासद हैं तो सभासद ही करेंगे, तो मतलब सभासदों द्वारा 1 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए प्यारे दोस्तों, 1 वर्ष के लिए होता है, सभासदों द्वारा 1 वर्ष के लिए होता है प्यारे दोस्तों। या मेयर, मेयर को बोलते हैं प्यारे दोस्तों इंग्लिश में महापौर, महापौर बोलते हैं इंग्लिश में, और इन्हें कहते हैं उप महापौर। क्या बोलते हैं, उप महापौर कहते हैं इन्हें हिंदी में। मेयर को महापौर, डिप्टी मेयर को उप महापौर। मेयर का चुनाव प्यारे दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। डिप्टी मेयर का चुनाव जो है पार्षदों द्वारा 1 वर्ष के लिए, पार्षदों द्वारा जो है 1 वर्ष के लिए होता है। डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों द्वारा 1 वर्ष के लिए होता है प्यारे दोस्तों। तो ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से टेबल में आपको समझा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा और चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं, सभासद कहते हैं। नगर पालिका परिषद के निर्वाचित सदस्य को क्या कहेंगे, सभासद कहेंगे, है ना। निर्वाचित सदस्य के सामने देखिए यहाँ पर है, तो नगर निगम के निर्वाचित सदस्य को क्या कहेंगे, पार्षद कहेंगे। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में सेम चीजें आते हैं, है ना। यहाँ पर निर्वाचित सदस्य में भी समानता है और पदाधिकारी में भी समानता है। पदाधिकारी में भी सभापति, उपसभापति, सभापति, उपसभापति, सभापति को चेयरमैन, सभापति को चेयरमैन, उपसभापति को डिप्टी चेयरमैन, इनको डिप्टी चेयरमैन। सभापति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, उपसभापति का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा है, सभासदों द्वारा 1 वर्ष के लिए। सभापति का चुनाव चेयरमैन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। उपसभापति का चुनाव सभासदों द्वारा 1 वर्ष के लिए प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर नगर निगम के निर्वाचित सदस्य को पार्षद कहते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। पदाधिकारी में मेयर और डिप्टी मेयर, मेयर को हिंदी में महापौर, डिप्टी मेयर को हिंदी में उप महापौर। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, और उप महापौर का चुनाव जो है या डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों द्वारा 1 वर्ष के लिए होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है प्यारे दोस्तों। समझ गए, ये आप कंफर्म चीजों को याद कर लीजिएगा, समझ गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर देख लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मैंने आपको बताने का प्रयास किया आज, तो ठीक ना। एक चीज और आपको मैं बता दूं, यहाँ के जो एक होते हैं यहाँ पर नगर आयुक्त। नगर निगम में नगर आयुक्त होते हैं। नगर आयुक्त एक अधिकारी होते हैं अस्थायी कार्यपालिका, जो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और ये नगर आयुक्त नगर निगम की कार्यवाहियों का संचालन करने का प्रयास करते हैं प्यारे दोस्तों, उन्हीं के निरीक्षण में सारा कार्य होता है। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों। एक चीज बता दे जाते जाते, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपसभापति का कार्यकाल 1 वर्ष, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपसभापति का कार्यकाल 1 वर्ष, मेयर या महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष, और डिप्टी मेयर का चुनाव या उप महापौर का चुनाव प्यारे दोस्तों 1 वर्ष का होता है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, यदि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल यह वीडियो है। यदि मेरे द्वारा बताई गई बातें अगर आप तक पहुँची अच्छे तरीके से, तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जरूर से जरूर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों।